हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को थॉमस हॉब्स के बारे में बताऊंगा। और जब हम थॉमस हॉब्स की बात करते हैं तो थॉमस हॉब्स प्रथम सामाजिक समझौतावादी विचारक माने गए हैं, जिन्होंने राज्य के अध्ययन करने के लिए या राज्य की उत्पत्ति की वर्णन करने के लिए इन्होंने सामाजिक समझौता का वर्णन किया है। और इन्होंने सामाजिक समझौता के अंतर्गत 3 तत्वों या इसके ढांचा में 3 प्रमुख तत्वों की बात की है, जिसमें इन्होंने मानव स्वभाव, राज्य के स्वभाव और सामाजिक समझौते की बात की है। तो मैं इनके सामाजिक समझौते को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको थॉमस हॉब्स के बारे में बताऊंगा कि थॉमस हॉब्स की जब हम बात करें तो थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में इंग्लैंड के माम्सबरी नामक स्थान पे हुआ। और जब इनका जन्म हुआ तो उस समय गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। और यही नहीं दोस्तों, जब उस समय गृह युद्ध छिड़ा हुआ था तो इनकी मां ने उस गृह युद्ध के भय से इन्हें समय से पहले जन्म दिया है। और इसी प्रकार थॉमस हॉब्स ने मानव प्रवृत्ति की बात की है, जिसमें उन्होंने मानव स्वभाव के अंतर्गत कहा है कि जो मानव स्वभाव है वह बहुत ही बुरा है, अभद्र है, दैत्य प्रकार के हैं। क्योंकि मानव का जो स्वभाव है वह ऐसा है कि वह अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता है, किसी को भी हानि पहुंचा सकता है अपने फ़ायदे के लिए। इसलिए थॉमस हॉब्स ने मानव स्वभाव को सबसे बुरा माना है। इसी प्रकार जब हम इसके दूसरे तत्व की बात करें, राज्य के स्वभाव की, जब हम राज्य के स्वभाव की बात करते हैं तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो राज्य है या राज्य का जो प्रकृति है वह भी बहुत ही बेकार था। बेकार इसलिए था क्योंकि उस समय के जो व्यक्ति थे, जो बुरे प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, वही उस राज्य में रह रहे थे, जिन्होंने उस राज्य में अराजकता फैलाई हुई थी। और इसी प्रकार जो उस समय का राज्य का स्वभाव है वह भी बेकार माना गया है। इसी प्रकार जब हम इसके तीसरे तत्व सामाजिक समझौते की बात करते हैं तब हम ये कहते हैं कि सामाजिक समझौते की ज़रूरत व्यक्ति को क्यों पड़ी। क्योंकि उस समय जो व्यक्ति थे, व्यक्ति का जो समाज था वह बहुत ही चिंतित था, भयभीत था। क्योंकि वहाँ की जो सामाजिक परिस्थिति थी वह वहाँ पर अराजकता फैली हुई थी। इसलिए लोगों ने देखा कि हमें किसी प्रकार की समझौते की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए, और जब मैं उस समय की बात करूं तो उस समय ये राज्य नामक जो संस्था है उसका नामो निशान नहीं था। और इसी प्रकार व्यक्तियों ने सोचा कि हमें कुछ समझौता करके शांति व्यवस्था कायम करना है। इसलिए व्यक्तियों ने ये कहा या व्यक्तियों ने ये कथन दिया कि मैं अपने ऊपर शासन करने के अधिकार को एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह को सौंपता हूँ, और वही अधिकार भी दूसरे व्यक्तियों को मिले। ये है सामाजिक समझौता, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों ने इस सामाजिक समझौते को माना और राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति की। तो जी हाँ दोस्तों, यही थी सामाजिक समझौता का वर्णन। अब इसके बाद हम थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय की बात करते हैं। जब हम थॉमस हॉब्स की बात करते हैं तो थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में इंग्लैंड के माम्सबरी नामक स्थान पर हुआ था। और उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। इंग्लैंड के तट पर स्पेन के जो अल्मेड़ा नामक नगर था उसके आक्रमण के भय से ही उनकी मां ने समय से पहले थॉमस हॉब्स को जन्म दिया था। और जब हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स के अंदर डर भावना की, तो वह डर भावना जन्मजात ही थॉमस हॉब्स के अंदर उत्पन्न हुई थी। और इसी प्रकार जब हम थॉमस हॉब्स की बात करते हैं तो थॉमस हॉब्स बहुत ही कुशाग्र बुद्धि व कुटिल बुद्धि के थे। और उन्होंने 4 वर्ष की आयु में शिक्षा शुरू कर दी थी। और उन्होंने 6 वर्ष की आयु में लैटिन व ग्रीक भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और उन्होंने 14 वर्ष की आयु में यूरिपिडिस के मीडिया नाटक को यूनानी भाषा से उन्होंने लैटिन भाषा में अनुवाद किया। और दोस्तों, उन्होंने 1603 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। और उन्होंने 1608 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ही स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। और ये सिर्फ मात्र उन्होंने 20 वर्ष की आयु में पूरी की। और इसी प्रकार जब हम बात करें तो उसी समय इन्होंने इंग्लैंड के उच्च परिवार के विलियम कैमेंडिस नामक व्यक्ति को पढ़ाने लग गए। और कुछ समय बाद इन्होंने
यूरोप में दो बार यात्राएं की, जिसके अंतर्गत इन्होंने पहली यात्रा 1610 में की थी और दूसरी यात्रा इन्होंने 1634 से 1637 के बीच में किया था। और पहली यात्रा के दौरान इन्होंने बेकन और बेन जॉनसन से मुलाकात की थी और दूसरी यात्रा के दौरान इन्होंने इटली में गैलीलियो गलीली और रेने देकार्त से मुलाकात की थी। इसी प्रकार जब हम बात करें, जब ये 1637 में वापस इंग्लैंड आए तो इन्होंने देखा कि वहाँ गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और उस गृह युद्ध से प्रभावित होकर इन्होंने राजतंत्र के ऊपर व्याख्या किया और इस व्याख्या के दौरान इन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी और इसलिए उन्होंने इंग्लैंड छोड़कर ग्रीक जाने का फैसला किया। मतलब इंग्लैंड छोड़कर पेरिस जाने का इन्होंने फैसला किया और इसी प्रकार इन्होंने पेरिस में जाकर ही अपनी जो अन्य प्रमुख रचनाएं थी उनकी रचना इन्होंने की। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो इनकी जब हम प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो उसमें इनकी 4 ही कुल रचनाएं हैं और वह 4 रचनाएं ही प्रमुख हैं, जिसमें पहली रचना इन्होंने 1640 में की थी, जो था द एलिमेंट ऑफ लॉ। इसमें इन्होंने राज्य के जो शासन व्यवस्था के अंदर कानून की जो भूमिका है उसकी इन्होंने बात की है। अब हम इनकी दूसरी प्रमुख रचना की बात करें तो दूसरी प्रमुख इनकी रचना थी 1642 में, जिसमें इन्होंने डी सीवे नामक रचना की थी, जो कि राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों के मतलब जो राज्य के प्रभुसत्ता का वर्णन किया गया है। इसमें इन्होंने डी सीवे में राज्य के स्वयं प्रभु या इसके प्रभुसत्ता की बात की है। अब हम इनके तीसरे प्रमुख रचना की बात करते हैं तो तीसरी प्रमुख रचना है 1651 में, जो कि थी लेवियाथन। अब हम लेवियाथन की जब हम बात करते हैं तो लेवियाथन एक बहुत ही विशालकाय समुद्री राक्षस या लुटेरा था, जिसके ऊपर इन्होंने इसी राक्षस के प्रवृत्ति को राज्य के प्रवृत्ति या राज्य की प्रकृति के रूप में दर्शाया है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जो राज्य है उसे भी बहुत ही शक्तिशाली व निरंकुश होना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित रख सके। अब इसी प्रकार हम इनके चौथे प्रमुख रचना की बात करें तो चौथे प्रमुख रचना में इन्होंने 1655 में की है, जो कि है डी कॉर्पोरे में इन्होंने मानव स्वभाव की बात की है। मानव स्वभाव के अंतर्गत इन्होंने जो मानव का जो स्वभाव था, किस प्रकार वह बुरे हैं या बुरे काम करते हैं अपने फ़ायदा के लिए, तो उसी प्रकार इन्होंने मानव स्वभाव का वर्णन किया है। तो जी दोस्तों, यही थी इनकी प्रमुख रचनाएं। अब आगे हम इनके राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति व अन्य सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। तो जब हम राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं तो राज्य की उत्पत्ति में हमने देख ही लिया है कि इन्होंने राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौते का वर्णन किया है कि किस प्रकार मनुष्य के स्वभाव ने समाज या राज्य के स्वभाव को बदला और उसे बदलने के लिए ही राज्य में सामाजिक समझौता किया गया और उस सामाजिक समझौता में व्यक्तियों ने अपने अधिकार और जो उनके ऊपर शासन करने का अधिकार था वह एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को दिया। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों ने मिलकर सामाजिक समझौता किया और राज्य की उत्पत्ति की है। तो दोस्तों, यहाँ जब हम राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं तो राज्य की उत्पत्ति का कारण थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते की बात की है। अब हम राज्य की प्रकृति की बात करते हैं तो राज्य की प्रकृति में थॉमस हॉब्स ने कहा है कि जो राज्य की प्रकृति है वह निरंकुश है और निरंकुश होने के बावजूद भी राज्य को सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली होना होगा। और इसी प्रकार इन्होंने राज्य की प्रकृति में यांत्रिक भी माना है, यानी कि इन्होंने राज्य की प्रकृति को यांत्रिक स्वभाव या यांत्रिक प्रवृत्ति को स्वीकार किया है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि राज्य जो है वह मशीन के समान है और हम मशीन को किस लिए बनाते हैं, ताकि वह हमें सुख सुविधाएं प्रदान करे। तो इसलिए जो हमने राज्य की उत्पत्ति की है तो वह हमने सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किया है। इसीलिए राज्य की उत्पत्ति में इन्होंने यांत्रिक सिद्धांत का वर्णन किया है। अब हम राज्य के प्रमुख कार्य की बात करते हैं
तो राज्य के प्रमुख कार्य में इन्होंने ये कहा है कि जो राज्य का सबसे प्रमुख कार्य होगा वह राज्य में शांति व्यवस्था फैलाने या कायम करने का कार्य होगा। और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि राज्य में जो व्यक्ति हैं उनका मतलब कि संपूर्ण विकास करना होगा, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या अन्य प्रकार के विकास हो, वह करना राज्य का दायित्व है। और राज्य में शासन व्यवस्था को शांति तरह से कायम करना, जिससे कि देखना कि राज्य में अराजकता तो नहीं फैल रही है या व्यक्तियों के व्यवहार में कुछ बदलाव तो नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार इन्होंने राज्य के प्रमुख कार्यों में इन कार्यों को जोड़ा है। अब हम बात करते हैं राज्य की शक्ति की। तो राज्य की शक्ति की जब हम बात करते हैं तो राज्य की शक्ति में इन्होंने कहा है कि जो राज्य के पास जो शक्ति होगी वह शक्ति, मतलब कि इसमें राज्य की शक्ति में इन्होंने व्यक्तियों की शक्ति की बात की है। इसमें ये कहा है कि व्यक्ति के पास या व्यक्ति जो है वह शक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है। और इसके साथ ही थॉमस हॉब्स ने कहा है कि जो व्यक्ति है वह शक्ति पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करता है। और इस प्रकार उन्होंने ये भी कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्ति की अवधारणा में थॉमस हॉब्स ने कहा है कि जिसके पास शक्ति होगी उसी का शासन कायम होगा। और इसी प्रकार इन्होंने शक्ति को अहम माना है। अब हम बात करते हैं इनकी संप्रभुता की। जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो संप्रभुता में इन्होंने राज्य को सबसे शक्तिशाली या यूँ कहें लेवियाथन, जैसे कि लेवियाथन में हमने देखा था, लेवियाथन जो है एक बहुत ही बड़ा विशालकाय समुद्री राक्षस या लुटेरा है। तो उसी प्रकार इन्होंने ये कहा था कि जो राज्य है उसे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होना होगा, संप्रभु होना होगा और राज्य ही सबसे सर्वोच्च है। उसके अधीन जितनी भी संस्थाएं हैं, जनता है, राजा है, वह सारे उसके बाद आएंगे। तो ये थी इनकी राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं आगे इनके जो राज्य के अंतर्गत जब हम संप्रभुता की बात कर ली है, अब हम आगे बात करेंगे इनके जो राज्य में जो सरकार है। तो राज्य के सरकार में इन्होंने लोकतंत्र को सबसे बुरा सरकार माना है और इसी के साथ इन्होंने राजतंत्र को स्वीकारा है। और इन्होंने राजतंत्र का समर्थन करते हुए कहा है कि जो राजतंत्र नामक शासन प्रणाली है वह बहुत ही लाभदायक व अच्छा है। इसी प्रकार जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में भी इन्होंने ये कहा है कि जो लोकतंत्र है, इन्होंने अरस्तु, प्लेटो और मैकियावेली इन तीनों के तरह ही लोकतंत्र को भी इन्होंने सबसे घटिया शासन प्रणाली माना है और इन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया है। अब हम बात करते हैं इनकी समानता के ऊपर थॉमस हॉब्स ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है और नागरिकता के ऊपर भी इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। संपत्ति की जब हम बात करते हैं तो संपत्ति के ऊपर थॉमस हॉब्स ने कहा है कि जो संपत्ति है वह एक धुरी है जिसकी चारों ओर जो मानव समाज है या व्यक्ति है वह चक्कर लगाता है और इसे प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है और इससे ही वह अपना संपूर्ण विकास करता है। इसी प्रकार इन्होंने संपत्ति को अहमियत दी है और अहम माना है मानव के विकास में व संपूर्ण कल्याण में। अब हम बात करते हैं आगे इनकी न्याय की अवधारणा में। तो न्याय की जब हम बात करते हैं तो थॉमस हॉब्स ने साफ साफ कहा है कि प्राकृतिक नियमों का पालन करना ही न्याय है, या हम अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही व्यवहार यदि हम दूसरे के साथ करेंगे तो वह न्याय होगा। अब इन्होंने स्वतंत्रता की बात की है। स्वतंत्रता में भी इन्होंने यही कहा है कि कानून का मौन रहना ही स्वतंत्रता है, अर्थात जब तक हम स्वतंत्र रहेंगे जब तक कानून मौन है। यानी कि अगर हमने किसी का नुकसान पहुंचाया है या किसी को मारा है तो कानून सक्रिय हो जाएगा और कानून हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएगा, हमें जेल में डालेगा, तो हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी। अर्थात इन्होंने साफ साफ यही कहा था कि जो कानून है वह मौन रहेगा तभी आप स्वतंत्र हो। इन्होंने स्वतंत्रता पर यही विचार दिए हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जो अधिकार की। तो अधिकार की अवधारणा इनकी देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो इसलिए है क्योंकि थॉमस हॉब्स ही पहले विचारक थे जिन्होंने
प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियमों में अंतर स्पष्ट किया था। और इन्होंने प्राकृतिक अधिकार में ये कहा था कि जो प्राकृतिक अधिकार है वह हमें संपूर्ण कर्मों को करने की स्वतंत्रता देता है, अर्थात हम अपने फ़ायदे या अपने हित में किसी भी कार्य को कर सकते हैं या हम किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। लेकिन जब हम इनके प्राकृतिक नियमों की बात करते हैं तो प्राकृतिक नियमों में इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो प्राकृतिक नियम है उसमें हम मात्र अपने जीवन सुरक्षा के जुड़े काम करते हैं और इसमें हमारे ऊपर कुछ कर्मों को करने या कुछ कर्मों को नहीं करने का प्रतिबंध होता है। तो इन्होंने प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियमों का अंतर स्पष्ट किया है अधिकार की अवधारणा में। अब हम बात करेंगे इनके जो इसी प्रकार के सिद्धांत थे, हमने बात कर लिया है। दोस्तों यही था थॉमस हॉब्स का मतलब कि जीवन परिचय व इनके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन। जहाँ तक हमने देखा थॉमस हॉब्स को इसी प्रकार, क्योंकि उन्होंने जो व्यक्ति के व्यवहार की बात की थी, व्यक्ति के स्वभाव की बात की थी, तो इसी में इन्होंने इनके प्रमुख सिद्धांत या प्रमुख दर्शन की बात करें तो इसमें देखा जाए तो इन्होंने सर्वप्रथम व्यक्ति के हित या व्यक्ति के व्यवहार की बात की थी, इसलिए इन्हें प्रथम व्यक्तिवादी विचारक भी माना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने व्यक्ति के स्वभाव की बात की थी, आचरण की बात की थी कि किस प्रकार व्यक्ति को सुधारा जाए या उन पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित में रखा जाए। तो यही थी इनकी व्यक्तिवादिता का सिद्धांत। और इसी प्रकार हमने देखा कि इन्हें प्रथम सामाजिक समझौतावादी भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सामाजिक समझौता का वर्णन किया है राज्य की उत्पत्ति को करने में। और यही थे इनके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन हमने जो थॉमस हॉब्स में किया है।